हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने के लिए कितने शुक्राणु की आवश्यकता होती है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बहुत सारे लोगों को लो स्पर्म काउंट की समस्या, उनका स्पर्म काउंट बहुत कम है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आखिर कितना स्पर्म काउंट कम रहेगा तो मैं अपनी फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट करने में असमर्थ रहूँगा। यानी कि मिनिमम कितना स्पर्म यानी कितना शुक्राणु आपके वीर्य में होना चाहिए जिससे कि आप प्राकृतिक रूप से गर्भधारण यानी अपने फीमेल पार्टनर को गर्भधारण करा सको। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कितने शुक्राणु की आवश्यकता होती है गर्भधारण करने के लिए। और सिर्फ शुक्राणु की आवश्यकता नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि आपके शुक्राणु बहुत ज़्यादा है तो गर्भधारण में कोई दिक्कत नहीं आएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। शुक्राणुओं के साथ साथ उन बहुत सारे ऐसे और मापदंड होते हैं, ऐसे बहुत सारे और क्राइटेरिया होते हैं जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है गर्भधारण करने के लिए। तो सिर्फ शुक्राणु की संख्या ही मायने नहीं रखती है, लेकिन हाँ, शुक्राणुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कितना शुक्राणु आपके वीर्य में होना चाहिए। वीर्य में और शुक्राणु में अंतर होता है, आप लोगों को पता होगा। नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर देख लेना। बट शॉर्ट के लिए, जब आप इजैकुलेट करते हो तो आपसे आपकी बॉडी से बाहर आपका सीमेन आता नहीं कि वीर्य आता है। उस वीर्य में बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं, जो कि आपको हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, अपनी इन नंगी आंखों से दिखाई वो नहीं दे सकते। तो जो बाहर इजैकुलेट होता है वो सीमेन होता है, यानी कि वीर्य होता है। उसके अंदर बहुत छोटे क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। तो एक बार जब आप इजैकुलेट करते हो तो आपका जो शुक्राणु है वो 3.9 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पर ml सीमेन में आपका शुक्राणु 1.5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका शुक्राणु 1.5 करोड़ यानी कि 15 मिलियन से कम होता है पर ml, तो उस टाइम पे क्या होता है? गर्भधारण में आपको समस्या आ सकती है। अब देखो, वही चीज़ लिखी हुई है कि पुरुषों के वीर्य में 15 मिलियन शुक्राणु प्रति ml होने चाहिए। कि जो आपका वीर्य है उसके अंदर शुक्राणु कितने होने चाहिए? 15 मिलियन, या फिर आप बहुत आसान भाषा में समझो तो 1.5 करोड़। ठीक है। अब जो कह रहा है कि यदि पुरुषों के प्रति ml वीर्य यानी कि सीमेन में शुक्राणु की संख्या 15 मिलियन से कम है या स्खलन के दौरान कुल शुक्राणु की संख्या 29 लाख से कम हो तो ये पुरुषों के निसंतानता का संकेत है। कह रहा है कि देखो, सबसे पहले तो आपका पर ml सीमेन में कितने आपके शुक्राणु होने चाहिए? 15 मिलियन शुक्राणु होने चाहिए। और एक बार जब आप इजैकुलेट होते हो तो जो टोटल नंबर ऑफ शुक्राणु है वो 3.9 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। देखो, 3.9 करोड़ एक अलग नंबर है, 1.5 करोड़ एक अलग नंबर है। पर ml में 1.5 करोड़ होने चाहिए। ठीक है। और टोटल जितना आप वीर्य बाहर इजैकुलेट कर रहे हो, आपके पूरे सीमेन में जो शुक्राणु की संख्या है वो 3.9 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इतना आपके पास शुक्राणु होना चाहिए। इससे अगर कम है तो आपको पुरुष बांझपन या फिर पुरुष निसंतान तक आप शिकार हो सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? फीमेल को ब्लेम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फीमेल को बहुत बेचारी नहीं बनाना चाहती, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, लोग सबसे पहले फीमेल को चेक कराते हैं। इंसान भी एक तरीके का मशीन ही तो है ना। अगर फीमेल मशीन है तो मेल भी मशीन है। जो प्रॉब्लम है अगर फीमेल वाली मशीन में आ सकती है तो मेल में भी तो आ सकती है ना। तो इन सब चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे समाज को जागरूक होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो, आगे लिखा हुआ है कि शुक्राणु की संख्या, ये तो नंबर ऑफ शुक्राणु थे ना, कितने नंबर चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ और क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप बहुत ही ईजिली गर्भधारण करा पाओगे अपनी फीमेल पार्टनर को। तो देखो, लिखा हुआ है शुक्राणु की संख्या के साथ साथ शुक्राणु की गतिशीलता यानी कि उनके मूवमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप एक बात बताओ, जो शुक्राणु होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। आपके शुक्राणु को फीमेल की बॉडी के अंदर जाकर उनके अंडे से मिलना पड़ता है। तो शुक्राणु इतने छोटे हैं, उनके लिए जो ये सफ़र वो मीलों का सफ़र है। तो वो मीलों का सफ़र तय करने के लिए उनके अंदर मूवमेंट तो होनी चाहिए ना। अगर आपके पास भर भर के शुक्राणु हैं लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही है तो क्या आप अपनी फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे तो आपके पास शुक्राणु है, लेकिन अगर मूवमेंट नहीं है तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। आपके शुक्राणु के नंबर के साथ साथ आपके शुक्राणु में गतिशीलता भी होनी चाहिए। तो वही देखो कह रहा है कि गति से आगे बढ़ रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। अगर गति कम है तो भी गर्भधारण में समस्या हो सकती है। अगर आपकी गति कम है, आप यानी कि आपके शुक्राणु की गति कम है, तो भी आपके फीमेल पार्टनर को गर्भधारण में समस्या हो सकती है। अब तीसरी कंडीशन, पहला तो नंबर ऑफ शुक्राणु, दूसरा उसकी गतिशीलता, तीसरा देखो क्या है, तीसरा उसकी संख्या और गति के साथ साथ शुक्राणु की बनावट, उसका आकार कैसा है। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म समझाया था ना, तो बिल्कुल जो स्पर्म है ना उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप एंड साइज सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर उसकी बनावट में भी डिफेक्ट है, कोई दिक्कत है, तो उस कंडीशन में भी गर्भधारण में क्या आएगी, समस्या आएगी। तो देखो वही लिखा हुआ है कि संख्या और गति के साथ साथ शुक्राणु की बनावट यानी कि उसका आकार कैसा, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, एक पॉइंट है। यदि बनावट में समस्या है तो निषेचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एग को यानी कि अंडे को शुक्राणु से आपस में इन दोनों को मिलना है। अगर बनावट में दिक्कत है तो ये एक दूसरे को पेनिट्रेट कैसे करेंगे, एक दूसरे को मतलब जो स्पर्म है वो एग को पेनिट्रेट उसको भेद कर उसके अंदर कैसे जाएगा, अगर उसके बनावट में क्या है, डिफेक्ट है। तो अब देखो आगे लिखा हुआ है कि एक तो हमको नंबर चाहिए कि 15 मिलियन शुक्राणु पर ml सीमेन में, इससे कम नहीं होने चाहिए। जो दूसरा हमारा मुद्दा है, दूसरा जो पॉइंट है वो है कि शुक्राणु की संख्या के साथ साथ उसकी गतिशीलता भी होनी चाहिए। जो तीसरा पॉइंट ये है उसका बनावट सही होना चाहिए। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि यह भी देखा जाता है कि कुल शुक्राणु में से जीवित शुक्राणु की संख्या कितनी है। मैं आपको बोलूं कि आप में शुक्राणु बहुत ज्यादा है, 3.9 करोड़ शुक्राणु आपके अंदर है। मतलब आपके अंदर मतलब जब आप इजैकुलेट करते हो तो एक बारी में आप 3.9 करोड़ शुक्राणु से कम इजैकुलेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसमें गतिशीलता भी है, मैं मतलब गतिशीलता को चलो एक बार इग्नोर करते हैं, ठीक है। आप में शुक्राणु बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या होगा अगर वो शुक्राणु मरे हुए रहे तो, अगर वो शुक्राणु जिंदा नहीं रहेंगे, मरे हुए शुक्राणु रहेंगे, तो क्या आपको लगता है वो मूव करके वहां तक पहुंच पाएंगे? मरा हुआ शुक्राणु थोड़ी मूव करेगा। तो ये भी बहुत बड़ी क्या हो सकती है, समस्या हो सकती है। तो आपकी शुक्राणु की संख्या भी होनी चाहिए। कितनी संख्या होना चाहिए? एक बार इजैकुलेट जब आप कर रहे हो तो 3.9 करोड़ से कम ना हो, और पर ml सीमेन में 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा गतिशीलता होनी चाहिए, तीसरा बनावट होना चाहिए, और चौथा उसका अच्छा खासा मतलब उसमें शुक्राणु जीवित रहने चाहिए, शुक्राणु मरे हुए नहीं होने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने के लिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।